इंट्राडे चार्ट को थोड़ी देर देखिए और लगभग हर एंट्री कन्विंसिंग लगने लगती है। कभी ब्रेकआउट, कभी रिवर्सल कैंडल और कभी कोई स्टॉक सिर्फ इसीलिए चीप लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी गिर चुका है। लेकिन सिर्फ एंट्री सिग्नल होना स्ट्रैटेजी नहीं है। एक स्ट्रैटेजी के पीछे ट्रेड लेने का रीजन होना चाहिए, एंट्री और एग्जिट के क्लियर रूल्स होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि उसका लॉजिक कब फेल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम 5 इंट्राडे स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहली स्ट्रैटेजी मार्केट ओपन होने के बाद मोमेंटम ढूंढती है। दूसरी एक्सपायरी डे ऑप्शन प्रीमियम को ट्रेड करती है। तीसरी वीवैप की तरफ पॉसिबल प्राइस रिवर्सल देखती है। चौथी दो रिलेटेड स्टॉक्स के बीच के रिलेशनशिप को ट्रेड करती है और पांचवी इसी रिलेटिव वैल्यू आइडिया को स्टॉक्स के एक बास्केट पर अप्लाई करती है। ये 5 टिप्स या गारंटीड मनी मेकिंग मेथड्स नहीं हैं। ये ट्रेडिंग आइडिया को स्ट्रक्चर करने के 5 अलग तरीके हैं। हर स्ट्रैटेजी में हम उसका बेसिक आइडिया, उसके रूल्स और वो कंडीशन समझेंगे जहां स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। मार्केट ओपन होते ही प्राइस डिस्कवरी काफी इंटेंस होती है। ओवरनाइट न्यूज, ग्लोबल क्यूज और दिन के पहले लार्ज ऑर्डर्स सब एक साथ प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, इसीलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन शुरुआत में ये क्लियर नहीं होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में टिकने वाला है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या ORB पहले एक इनिशियल रेंज बनने का वेट करता है। उसके बाद देखा जाता है कि रेंज के बाहर का मूव सस्टेन मोमेंटम में बदलता है या नहीं। सबसे पहले दिन की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल्स लीजिए, उसका हाई और लो मार्क कीजिए। ये आपकी ओपनिंग रेंज है। अब 5 मिनट चार्ट पर शिफ्ट कीजिए और वेट कीजिए कि कोई कैंडल इस रेंज के बाहर क्लोज हो। ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर 5 मिनट कैंडल बुलिश सिग्नल है। ओपनिंग रेंज लो के नीचे क्लोज बेरिश सिग्नल है। इस वर्जन में दिन का सिर्फ पहला वैलिड ब्रेकआउट लीजिए। अगर प्राइस बार बार रेंज के ऊपर और नीचे जा रहा है तो लॉन्ग और शॉर्ट के बीच स्विच मत कीजिए, क्योंकि ऐसे मार्केट जनरली चॉपी माने जाते हैं। फेल्ड ब्रेकआउट का रूल सिंपल है। अगर एंट्री के बाद कोई 5 मिनट कैंडल वापस ओपनिंग रेंज के अंदर क्लोज करे तो ट्रेड एग्जिट कर दीजिए। अगर ट्रेड आपके फेवर में मूव करता है तो 5 मिनट चार्ट पर 10 पीरियड EMA को ट्रेलिंग रूल की तरह यूज कीजिए। ओपनिंग रेंज स्टॉप और ट्रेलिंग रूल दोनों ट्रेड लेने से पहले फिक्स होने चाहिए। जो रूल पहले ट्रिगर हो उस पर एग्जिट कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का एक डायरेक्ट तरीका फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स ऑलमोस्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सपोजर देता है। निफ्टी का हर पॉइंट आपकी पोजीशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, फेवर में भी और अगेंस्ट भी। फ्यूचर्स में मार्जिन और डिसिप्लिन पोजीशन साइजिंग जरूरी है। ऑप्शंस के थ्रू भी ORB ट्रेड किया जा सकता है। बुलिश ब्रेकआउट में कॉल डेबिट स्प्रेड बन सकता है। ATM कॉल को बाय कीजिए और हायर स्ट्राइक कॉल को सेल कीजिए। बेरिश ब्रेकआउट में एक पुट डेबिट स्प्रेड बन सकता है। ATM पुट बाय करिए और लोअर स्ट्राइक की पुट सेल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 25,000 पर है और एक बुलिश ब्रेकआउट मिलता है। आप 25,000 की कॉल बाय करिए और 25,150 की कॉल सेल करिए। तो स्ट्रैटेजी कब स्ट्रगल करती है? ORB रेंज बाउंड मार्केट में स्ट्रगल करता है। प्राइस एक साइड ब्रेकआउट करके रेंज के अंदर आ सकता है, फिर दूसरी साइड ब्रेक कर सकता है बिना किसी प्रॉपर ट्रेंड के। अब आते हैं स्ट्रैटेजी 2 पे, एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलिंग। एक्सपायरी डे ऑप्शंस मार्केट की सबसे एक्टिव सेशंस में से एक होता है। एक्सपायरी पास आते ही ऑप्शन में बची हुई टाइम वैल्यू बहुत तेजी से गिर सकती है। साथ ही निफ्टी का छोटा सा मूव भी प्रीमियम को शार्पली चेंज कर सकता है। एक चीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सडनली मूव आने पर कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो मूव नहीं आया तो ऑप्शन उतनी ही तेजी से वैल्यू लूज करके वर्थलेस एक्सपायर हो सकता है। तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? ऑप्शन प्रीमियम पर इस बात का असर पड़ता है कि मार्केट अंडरलाइंग इंडेक्स में कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। जनरली एक्सपेक्टेड मूवमेंट जितना ज्यादा होता है, ऑप्शन प्रीमियम उतना ही ज्यादा होता है। मल्टीपल इक्विटी मार्केट्स पर हुई एकेडमिक रिसर्च में कई हिस्टोरिकल सैंपल्स में ऑप्शंस में प्राइस वॉलेटिलिटी बाद में रियलाइज वॉलेटिलिटी से एवरेज पर ज्यादा रही है। ऑप्शन सेलर्स इसी डिफरेंस से बेनिफिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ट्रेड्स में देखा गया लॉन्ग टर्म पैटर्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक्सपायरी पर ऑप्शंस ओवरप्राइस्ड हैं। एक अनयूजुअली लार्ज मूव कलेक्टेड प्रीमियम से कई गुना बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है। तो ATM स्ट्रैडल हमें क्या बताता है? ऑप्शंस में कितना मूवमेंट प्राइस्ड है? इसका रफ आइडिया लेने के लिए ट्रेडर्स ATM स्ट्रैडल को देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 25,000 पास ट्रेड कर रहा है। 25,000 कॉल 100 पॉइंट्स पर है और
और 25,000 पुट भी 100 पॉइंट्स पर है। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम होगा 200 पॉइंट्स। तो इसी सिंपल तरीके से समझ आ सकता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल के एक्सपायरी ब्रेक इवन के लिए ऑप्शंस रफली 25,000 स्ट्राइक से 200 पॉइंट्स का मूव प्राइस कर रहे हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 24,800 से लेके 25,200। ये ऑप्शन प्रीमियम में बिल्ट इन मूवमेंट का रफ इंडिकेशन है। अब इस नंबर को दिन के पॉसिबल इवेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए। क्या आरबीआई पॉलिसी डिसीजन है, कोई इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है, या कोई मेजर ग्लोबल अनाउंसमेंट है? अगर आपको लगता है कि इस इवेंट की वजह से निफ्टी प्राइस मूवमेंट से काफी ज्यादा मूव कर सकता है, तो प्रीमियम सेल करना सही ट्रेड नहीं हो सकता। आप सिंपली ट्रेड स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है और आपको लगता है कि निफ्टी ऑप्शन प्रीमियम्स में प्राइस रेंज के अंदर ही रहेगा, तो ऑप्शन सेलिंग का आइडिया प्रीमियम डीके से बेनिफिट कर सकता है। तो इसका ट्रेड कैसे लिया जा सकता है? एटीएम कॉल और एटीएम पुट को एक साथ सेल करना शॉर्ट स्ट्रैडल कहलाता है। आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना शॉर्ट स्ट्रैंगल कहलाता है। स्ट्रैडल ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट करता है, लेकिन शॉर्ट स्ट्राइक्स करंट निफ्टी लेवल के पास होते हैं। स्ट्रैंगल कम प्रीमियम कलेक्ट करता है, लेकिन निफ्टी के मूव करने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिलती है। अगर निफ्टी शार्प मूव करे तो दोनों अनहेज स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बिगनर्स के लिए आयरन फ्लाई या आयरन कॉन्डोर जैसे डिफाइंड रिस्क स्ट्रक्चर्स में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को पहले कैलकुलेट करना इजियर होता है। इन स्ट्रक्चर्स में शॉर्ट स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल के साथ प्रोटेक्टिव ऑप्शंस बाय किए जा सकते हैं। हेज प्रीमियम को कम करता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस को कैप भी करता है। एंट्री से पहले स्ट्राइक्स, मैक्सिमम लॉस और एग्जिट डिसाइड कीजिए। आप लिमिटेड प्रीमियम्स के बदले मार्केट के अनएक्सपेक्टेडली लार्ज मूव का रिस्क एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी 3, VWAP मीन रिवर्जन। ट्रेडर्स चार्ट पर अक्सर फिक्स लेवल्स देखते हैं, कल का हाई, आज की ओपनिंग रेंज या फिर कोई पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल्स पूरे सेशन में एक ही जगह रहते हैं। VWAP अलग है क्योंकि नए ट्रेड्स के साथ ये पूरे दिन अपडेट होते रहते हैं। VWAP का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये बताता है कि सेशन में स्टॉक किस एवरेज प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, और जहां ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ हो उस प्राइस को कैलकुलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। इंस्टीट्यूशंस अपनी एग्जीक्यूशन क्वालिटी जज करने के लिए VWAP एक बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं। लेकिन समझो, VWAP एक रेफरेंस पॉइंट है, कोई प्रिडिक्शन नहीं। इसका बेसिक आइडिया क्या है? नॉर्मल रेंज बाउंड सेशन में टेम्परेरी बाइंग या सेलिंग प्रेशर किसी स्टॉक को VWAP से अनयूजुअली दूर ले जा सकता है। अगर वो प्रेशर वीक पड़ता है तो प्राइस सेशन के एवरेज ट्रेडेड प्राइस यानी VWAP की तरफ वापस आ सकता है। इसे हम मीन रिवर्जन कहते हैं। अब ये सेटअप कैसे काम करता है? किसी स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर के 5 मिनट चार्ट पर सेशन VWAP ऐड कीजिए। अब दो चीजें देखिए। पहली है डिस्टेंस। प्राइस VWAP के उतना दूर होना चाहिए जो उस सेशन की नॉर्मल मूवमेंट के कंपैरिजन में हायर हो। करंट डिस्टेंस को स्टॉक की रिसेंट 5 मिनट मूव्स के साइज से कंपेयर कीजिए। दूसरी कंडीशन है एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब है कि प्राइस ने सेम डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन मूव होल्ड नहीं हुआ। चार्ट पर ये कुछ इस तरह दिखता है। रिजेक्शन दिखाने वाली लॉन्ग विक, रीसेंट हाई या लो ब्रेक करके वापस अंदर क्लोज होने वाली कैंडल, एक्सट्रीम के पास स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल, और मूव कंटिन्यू करने की रिपीटेड फेल्ड अटेम्प्ट्स। VWAP से डिस्टेंस बताता है कि प्राइस स्ट्रेच्ड है। रिजेक्शन बताता है कि मोमेंटम वीक हो सकता है। टारगेट VWAP की तरफ पॉसिबल मूव है। स्टॉप लॉस रीसेंट लो या रिवर्सल सेटअप के नीचे रखा जा सकता है। शॉर्ट सेटअप में इसका ऑपोजिट होगा। प्राइस VWAP से काफी ऊपर हो, बाइंग मोमेंटम वीक पड़ने के सिग्नल्स मिले, टारगेट VWAP हो और स्टॉप रीसेंट हाइस के ऊपर हो। एंट्री से पहले पॉसिबल रिवॉर्ड को रिस्क के साथ कंपेयर कीजिए। अगर VWAP सिर्फ 2 रुपीज दूर है लेकिन स्टॉप लॉस 5 रुपीज दूर रखना पड़ेगा, तो ट्रेड पॉसिबल रिवॉर्ड से ज्यादा रिस्क हुई। सिर्फ VWAP से दूर होना सेटअप को अट्रैक्टिव नहीं बनाता है। अब समझते हैं ये स्ट्रैटेजी कब स्ट्रगल करती है। सबसे बड़ा रिस्क स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में है। ट्रेंड वाले दिन प्राइस घंटों तक VWAP के ऊपर या नीचे रह सकता है। जो स्टॉक पहले ही स्ट्रेच लग रहा है वो और ज्यादा दूर हो सकता है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी 4 पे, पेयर्स ट्रेडिंग। कुछ स्टॉक्स पर काफी सिमिलर फैक्टर्स का असर पड़ रहा है। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। इन्फोसिस और TCS दोनों मेजर IT सर्विस कंपनीज हैं। सिमिलर बिजनेसेस होने की वजह से ये स्टॉक्स अक्सर सेम सेक्टर न्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज पर रिएक्ट करते हैं। हर दिन इनका मूव एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन अगर पास्ट में इनका रिलेशनशिप रीजनेबली स्टेबल रहा है तो दोनों के बीच अचानक आया गैप नोटिसेबल हो सकता है। पेयर्स ट्रेडिंग इसी सेपरेशन को ट्रेड करने की कोशिश करता है। अब इसका इंट्राडे सेटअप कैसे काम करता है?
पेयर सिलेक्ट करने के बाद मार्केट ओपन से दोनों स्टॉक्स को परसेंटेज मूव ट्रैक करो। मान लीजिए 10:30 AM तक HDFC बैंक 1.5% नीचे है, ICICI बैंक फ्लैट है। दोनों रिटर्न्स के बीच गैप 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स है, लेकिन सिर्फ 1.5% गैप देकर ट्रेड ट्रिगर नहीं होना चाहिए। पहले इस गैप को पेयर के अनयूजुअल इंट्राडे डिफरेंस से कंपेयर कीजिए। अगर दोनों स्टॉक्स रेगुलरली 1.5% अपार्ट मूव करते हैं तो ये गैप अनयूजुअल नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल गैप 0.3% से 0.4% के आसपास रहता है तो 1.5 सेपरेशन काफी मीनिंगफुल है। अब इसको ट्रेड कैसे करें? एंट्री से पहले कंपनी स्पेसिफिक न्यूज चेक कीजिए। अगर सेपरेशन का कोई क्लियर कंपनी स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर को लॉन्ग और रिलेटिव आउट परफॉर्मर को शॉर्ट कीजिए। दोनों साइड्स पर सेम रुपी वैल्यू यूज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख का HDFC बैंक बाय करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का ICICI बैंक शॉर्ट कीजिए। इससे ट्रेड रुपी न्यूट्रल होता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली मार्केट न्यूट्रल नहीं होता। दोनों स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी और मार्केट सेंसिटिविटी अलग हो सकती है। तो ट्रेड प्रॉफिटेबल कैसे बनता है? गैप नैरो होने पर दोनों पोजीशंस का कंबाइंड रिजल्ट पॉजिटिव है तो ट्रेड प्रॉफिटेबल है। दोनों स्टॉक्स को इंडिविजुअली आपके फेवर में मूव करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए HDFC बैंक 1% ऊपर आता है और ICICI बैंक फ्लैट रहता है। लॉन्ग पोजीशन प्रॉफिट देगी और शॉर्ट अनचेंज रहेगा। ये दोनों स्टॉक्स गिरते हैं, लेकिन ICICI बैंक HDFC बैंक से ज्यादा गिरता है। शॉर्ट का गेन लॉन्ग के लॉस से बड़ा हो सकता है। इंपॉर्टेंट दोनों लेग्स का कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस है। अब इसमें एग्जिट कहाँ करें? पहला एग्जिट तब आएगा जब गैप अपनी नॉर्मल रेंज की तरफ वापस आ जाए, और दूसरा एग्जिट स्टॉप लॉस है। अगर गैप नैरो होने के बदले और वाइडन होता रहे तो दोनों पोजीशंस क्लोज कीजिए। वाइडर गैप का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड और बेटर हो गया। हो सकता है मार्केट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कर रहा हो जो आपसे मिस हो गई हो। लूजिंग पेयर में सिर्फ इसीलिए ऐड मत कीजिए क्योंकि रिलेशनशिप को इवेंचुअली नॉर्मल होना है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये स्ट्रैटेजी कब स्ट्रगल करती है? पेयर्स ट्रेडिंग तब स्ट्रगल करती है जब स्टॉक्स का हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बदल जाता है। दोनों कंपनी सेम सेक्टर में हो सकती हैं, लेकिन वो अलग बिजनेसेस हैं। पास्ट कोरिलेशन फ्यूचर में रिलेशनशिप कंटिन्यू होने की गारंटी नहीं करता। कभी डाइवर्जेंस टेम्परेरी नॉइज होता है, कभी वो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। ओरिजिनल अजम्पशन फेल हो तो जल्दी एग्जिट करना जरूरी है। अब आते हैं फिफ्थ स्ट्रैटेजी पे, क्रॉस सेक्शनल इंट्राडे रिवर्सल। पेयर्स ट्रेडिंग दो रिलेटेड स्टॉक्स को कंपेयर करती है। क्रॉस सेक्शनल रिवर्सल इसी आइडिया को स्टॉक्स के एक बड़े ग्रुप पर अप्लाई करती है। सिर्फ HDFC बैंक को ICICI बैंक से कंपेयर करने के बदले ये स्ट्रैटेजी हर एलिजिबल स्टॉक को ब्रॉडर मार्केट के साथ कंपेयर करती है। एम ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक्स बाकी मार्केट से अनयूजुअली ज्यादा आगे या पीछे निकल गए हैं, एंड देन ये ट्रेड करना कि उनके मूव का कुछ हिस्सा रिवर्स हो सकता है। अब स्टॉक्स को कंपेयर कैसे करें? 10 AM पर हर एलिजिबल निफ्टी 50 स्टॉक का मार्केट ओपन से परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। फिर उस रिटर्न को सेम पीरियड के निफ्टी रिटर्न के साथ कंपेयर कीजिए। निफ्टी के साथ कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एब्सोल्यूट मूव मिसलीडिंग हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 1% नीचे है, ये वीक लग सकता है, लेकिन अगर निफ्टी खुद 0.8% डाउन है तो स्टॉक ने मार्केट को सिर्फ 0.2% अंडर परफॉर्म किया है। अब वहीं दूसरा स्टॉक 2% डाउन है जब निफ्टी फ्लैट है। इस स्टॉक ने मार्केट को पूरा 2% अंडर परफॉर्म किया है। ये मच क्लियरर रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। हर एलिजिबल स्टॉक का रिलेटिव रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद उन्हें वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट रैंक कीजिए। अब ट्रेड कैसे लें? एक सिंपल वर्जन में एक या दो वीकेस्ट स्टॉक्स को लॉन्ग और उतने ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को शॉर्ट कीजिए। कितने स्टॉक्स लेने हैं ये रूल एंट्री से पहले फिक्स होना चाहिए। हर पोजीशन में सेम रुपी वैल्यू यूज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दो वीकेस्ट स्टॉक्स में 1 लाख रुपी ईच बाय करते हैं तो दो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में 1 लाख से शॉर्ट कीजिए। एम निफ्टी की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना नहीं है। ट्रेड का आइडिया ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट स्टॉक्स के बीच का गैप छोटा हो सकता है। वीक स्टॉक्स रिकवर करते हैं तो लॉन्ग पोजीशंस प्रॉफिट कर सकती हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कूल डाउन होते हैं तो शॉर्ट पोजीशंस प्रॉफिट दे सकती हैं। दोनों साइड्स को परफेक्टली काम करना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट कंप्लीट बास्केट का कंबाइंड रिजल्ट है। इवेंट फिल्टर, स्टॉक रैंक करने से पहले उन कंपनीज को रिमूव कीजिए जिनका उस दिन कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर स्टॉक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट की वजह से गिरा है तो वो टेम्पररी सेलिंग प्रेशर जरूरी नहीं है। मार्केट स्टॉक को न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रिप्राइस कर रहा हो सकता है। स्ट्रैटेजी टेम्पररी ओवर रिएक्शन को ट्रेड करना चाहती है, इंपॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन से आए मूव को नहीं। अब इसमें एग्जिट कहाँ करें? जिस डाइवर्जेंस की वजह से ट्रेड लिया था उनके ट्रेड होते ही एग्जिट कीजिए। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट बास्केट्स का गैप अभी नॉर्मल रेंज की
तरफ आ रहा है तो कंप्लीट बास्केट क्लोज कर दीजिए। गैप नैरो होने के बाद ट्रेड होल्ड करने का ओरिजिनल रीजन खत्म हो जाता है। स्ट्रैटेजी कब स्ट्रगल करती है? स्ट्रैटेजी तब फेल होती है जब स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट स्टॉक्स रिवर्स होने के बदले और दूर मूव करें। हिडन सेक्टर एक्सपोजर और मल्टीपल एग्जीक्यूशंस की कॉज भी स्मॉल एक्सपेक्टेड गेन को लॉस में बदल सकती हैं। बास्केट डाइवर्ज करता है तो एग्जिट कीजिए। इक्वल लॉन्ग और शॉर्ट एक्सपोजर ट्रेड को रिस्क फ्री नहीं बनाता। ये 5 फ्रेमवर्क सेम ट्रेडिंग सेशंस को 5 अलग लेंसेज से देखते हैं। इनमें से कोई सी भी स्ट्रैटेजी सीधा बाय या सेल से शुरू नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी मार्केट बिहेवियर के एक हाइपोथेसिस से शुरू होती है, लेकिन हाइपोथेसिस तभी स्ट्रैटेजी बनती है जब रूल्स पहले से फिक्स हो। इंस्ट्रूमेंट, एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइज, मैक्सिमम लॉस और वो कंडीशन जहां ट्रेड का लॉजिक इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए मार्केट न्यूट्रल, डिफाइंड रिस्क या हाई प्रोबेबिलिटी जैसे फ्रेजेस को रिस्क फ्री नहीं समझा जाना चाहिए। हर स्ट्रक्चर बस एक टाइप के रिस्क को दूसरे टाइप के रिस्क से एक्सचेंज करता है। इन 5 को स्टडी करने के फ्रेमवर्क्स के तरीके से देखिए, कॉपी करने के ट्रेड्स के तरीके से नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक स्ट्रैटेजी का कंप्लीट रूल सेट स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करें तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।